नमस्कार, देश दिन भर देख रहा है आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान। एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद 13 मई को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वोटिंग दरअसल एक ही चरण में होगी, 10 मई को वोटिंग होगी और इसके साथ साथ आपको बता दें नतीजे 13 मई को सामने आएंगे और यह फैसला हो जाएगा कि आखिर नतीजों में कौन किसके सर पर ताज सजता है। वोटिंग के बाद 13 मई को नतीजे आएंगे। एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग के बाद 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे और इसको लेकर अब तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान। एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग होगी। मिशन साउथ पर अब बीजेपी भी तमाम तैयारियां कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से अब कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग किसी भी वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीख की जो ऐलान है वो कर सकता है। और आज कहीं ना कहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। खासतौर पर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 10 मई को जो चुनाव है वो कर्नाटक में कराए जाएंगे, इसके अलावा 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यूपी के भी 2 विधानसभा का उपचुनाव है, वो चाहे स्वार सीट की बात करें, यहाँ पे भी उपचुनाव कराए जाएंगे और तारीख लगभग सेम है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव की अगर हम बात करें तो कई बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 224 बूथ बनाए गए हैं और सबसे खास बात है कि 100 बूथ ऐसे हैं जिस पर दिव्यांग जो अधिकारी हैं, जो चाहे हम जो मतदान कराने वाले अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। सुरक्षा बलों की बात करें तो हर बूथ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहेगी। खासतौर पे पीएससी की बात करें उसकी तैनाती रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि 80 साल से ज्यादा के जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं घरों से ही मतदान कर सकते हैं। ये सुविधा चुनाव आयोग की ओर से इस बार दी गई है। इसके साथ ही जो नए मतदाता है, करीब 9 लाख से ज्यादा जो नए वोटर है कर्नाटक में, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से आज के इससे कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग ने वो तारीखों का ऐलान किया है और अलग अलग जो तारीखें हैं, चाहे नॉमिनेशन की बात करें, क्योंकि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी और तमाम जो अलग चुनावी प्रक्रियाएं होती है उसकी अलग अलग तारीखों का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब कहीं ना कहीं हम आचार संहिता भी लगेगी और तमाम जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसी भी तरीके से कर्नाटक की बात करें या उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभाओं पर उपचुनाव कराने हैं वहां पे निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसी कड़ी में सारी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। चाहे हम ईवीएम की बात करें या अधिकारियों की जो लिस्ट है वो भी अब जल्द से जल्द बनाई जाएगी कि किस बूथ पर किन अधिकारियों को तैनात करना है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती जो हो जाती है वो ये कि अधिकारियों को किस तरीके से बूथ पर पहुंचाया जाए और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की सुरक्षा किस तरीके से हो, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब भी चुनाव कराए जाते हैं तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर होती है, क्योंकि आमतौर पर कई बार जो झड़पें हैं वो मतदान बूथों पर देखने को मिलती है। इस बार चुनाव आयोग सतर्क है और कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी है वो भी कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से अभी तक जो चुनावी पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही थी। ऐसे में आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी दी है कि कब चुनाव कराए जाएंगे। तो अब चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इस तैयारी में जुट चुका है कि निष्पक्ष रूप से जो कर्नाटक के चुनाव हैं वो कराए जाएं और इसकी पीयूष, और इसी बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बेशक से तारीखों का ऐलान आज हुआ है लेकिन तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में पहले से ही जुट गए हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो मिशन दक्षिण पर पहले ही बीजेपी लग चुकी है।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आप देखिए जो बड़े बड़े अधिवेशन है वो कहीं ना कहीं साउथ के क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं, दक्षिण राज्यों के क्षेत्रों में दक्षिण राज्यों में कराए जा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि हाल ही में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें रणनीति बनाई गई थी किस तरीके से दक्षिण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत किया जा सके, सशक्त किया जा सके। और तमाम जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था उस बैठक में और बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई थी। तो निश्चित रूप से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पे दक्षिण भारत की बात करें या उन राज्यों की बात करें जहां पे अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रणनीति बना रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, उसके विस्तार को रोका जा सके। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है और यही कारण है कि सीधे तौर पे चाहे हम पहले पूर्वांचल पे फोकस था बीजेपी का, अब पूरे देश भर में आप देखिए कैसे बीजेपी ने अपना जो जनाधार है वो बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और खबर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राहुल गांधी की सदस्यता और अडानी मुद्दे को लेकर खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की, आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। सर, राहुल गांधी की सदस्यता गई, हालांकि उनको सजा मिली थी, इस वजह से कानूनी प्रक्रियाएं सरकार ने फॉलो किया या लोकसभा ने फॉलो किया। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, केंद्र सरकार का हाथ है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, रणनीति बनाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ना डरा था ना डरूंगा। देखिए मिस्टर राहुल गांधी का अहंकार है ये, उनको एंटाइटलमेंट की जो फीलिंग है कि इस देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सब उसका नतीजा है, ये सब उसका रिएक्शन है। उनको लगता है कि कैसे कोई कोर्ट, कैसे कोई जुडिशियल प्रोसेस मिस्टर राहुल गांधी को उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दे। उनको मन में ये स्वीकार नहीं हो पा रहा है कि इस देश का संविधान सभी नागरिकों पे लागू होता है। उनके मन में ये लगता है, उनको ऐसा नज़र आता है, उनका माइंडसेट ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान, ये सारे के सारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन सबसे ऊपर है। मिस्टर राहुल गांधी उन सबसे ऊपर है, ऐसा उनको लगता है। ये सब उसी का रिएक्शन है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, विपक्षी दल लगातार एकजुट करने की जो कवायद विपक्षी दलों की वो चल रही है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, आपको लगता है कि अगर एकजुट विपक्षी दल हो जाते हैं तो 2024 में एक चुनौती मिल सकती है? देखिए, आज सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ रहे हैं, अच्छा है, पब्लिक को भी आसानी होगी किस तरह से सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ जवाब दे दिया जाए। देखो, देश के सामने परिवारवाद का एक गवर्नेंस का मॉडल था, उस मॉडल में जो कुछ भी सरकार का स्कीम होती थी, सरकार का वेलफेयर का काम होता था, वो सब घूम फिर के उन्हीं के पास जाता था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, 100 रुपये यहाँ से बेचते हैं, 15 रुपये नीचे पहुँचते हैं। अब मोदी जी ने उसके विपरीत एक नया गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है, जिसमें सरकार का दिया हुआ एक एक रुपया गांव के लोगों में, माताओं के, किसानों के अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है। विपक्ष इसलिए परेशान है। विपक्ष को लगता है कि इतने 60 वर्षों तक उन्होंने जो देश को लूटा, आज मोदी जी ने पब्लिक के सामने एक नया, देश के सामने एक नया मॉडल रख दिया गुड गवर्नेंस का, तो उनका तो वजूद ही खतरे में पड़ गया है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वही देश में आगामी राज्य चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम दिल्ली में पार्टी के ओबीसी सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक का फोकस आगामी राज्य चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव पर रहेगा। वहीं इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बीजेपी सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता से खास बातचीत की है, आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी है। सर, आज भी तमाम ओबीसी के जो सांसद है बीजेपी से जो आते हैं, बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी का मामला भी लगातार चर्चा में है, क्योंकि ओबीसी समाज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी? देखिए, आज की जो बैठक है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी और एज ए राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा के नाते इस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि जिस प्रदेशों में हमारी सरकार नहीं है, जिस प्रदेशों में हमारी सरकार है, हमारी केंद्र की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, जो विकास के कार्य ओबीसी के लिए
बहुत सारी परियोजनाएं सरकार ने उसको संचालित किया है और उनके तक पहुंचे और माइक्रो ओबीसी को जोड़ा जाए हर मंडलों में, हर बूथ में, हर सेक्टर में, और जहां पे हमारी सरकार नहीं है वहां पे क्या समस्याएं आ रही है वहां पर एक आंदोलन चलाया जाए कि ओबीसी के साथ जो बाकी के प्रदेशों में उनको दिया जा रहा है वहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेके जैसे अभी ओबीसी मोर्चा पूरे देश में एक अभियान चला रहा है और उसका शुभारंभ अभी होने जा रहा है। गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, ऐसे 1 करोड़ घरों तक ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों को, लोगों तक पहुंचना है। ऐसे हम लोगों को भी जाना है। तो ये सब चीज़ों के सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज बैठक है और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष जी, संगठक राष्ट्रीय महामंत्री बी सतीश जी रहेंगे और माननीय कैलाश कुमार जी की अध्यक्षता में। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि न्याय सबके लिए है और न्यायपालिका जो है वो सर्वोपरि है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे साथ तो आपको एक बड़ी खबर बता दें, 2 खाली सीटों पर होगा उपचुनाव। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 94 सीट पर चुनाव होगा। दोनों सीटों पर 10 मई को चुनाव होंगे और स्वार सीट पर सपा नेता अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 96 सीट विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हो गई थी। और इसके साथ साथ उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को जारी होगा। 20 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। और इसके साथ साथ आपको बता दें 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और आगे ये सिलसिला 24 अप्रैल को नाम वापसी का आखिरी दिन और 10 मई को दोनों सीटों पर वोटिंग होगी। 10 मई को वोटिंग होगी और जिसके बाद 13 मई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। इन दोनों ही सीट्स पर जो उपचुनाव होंगे उसके रिजल्ट 13 मई को सामने आ जाएंगे। 10 मई को दोनों ही सीटों पर वोटिंग होगी, 13 मई को रिजल्ट की घोषणा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी, जिस तरह से 2 खाली सीटों पर उपचुनाव की घोषणा अब हो गई है, जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी? जी हाँ, देखिए आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। एक पहली सीट जो कि स्वार सीट है, अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खां के पुत्र हैं, उनकी जब सदस्यता जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी। और साथ ही साथ 96 जो कि मिर्जापुर की सीट है, जो कि राहुल कौल जो विधायक थे उनके निधन के बाद सीट खाली हुई थी। तो इन दोनों सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा बताया माना जा रहा है कि 10 मई को ये चुनाव होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूँ 13 अप्रैल को इस चुनाव के इन दोनों सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। 20 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन होगा। 20 अप्रैल तक आप नामांकन कर सकते हैं। और साथ ही साथ 21 तारीख को जो नामांकन वापसी की आखिरी तिथि होगी। 24 अप्रैल माफ करिए 21 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 24 अप्रैल को नामांकन की वापसी का आखिरी दिन होगा। 10 मई को दोनों सीटों पे चुनाव होंगे और साथ ही साथ 13 मई को इन दोनों सीटों का जो रिजल्ट है वो किया जाएगा। तो जिस हिसाब से देखा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2022 के चुनाव के बाद उपचुनाव के लिए तैयार रहती थी, उपचुनाव की तैयारी कर रही थी। हमने देखा था आजमगढ़ की बात कर ले, चाहे हम रामपुर की बात कर ले, चाहे हमने मैनपुरी की चुनाव देखे थे, तो लगातार उपचुनाव के साथ साथ निकाय और लोकसभा चुनाव भी आने वाले भारतीय उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अब इसके लिए भी कमर कसेंगे। और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात रहेगी अब्दुल्ला आजम का, जो रामपुर की जो स्वार सीट है, देखा था हमने रामपुर में किस तरीके से पहले अपनी लोकसभा की सांसदी खोई थी आजम खान ने, उसके बाद विधानसभा की जो विधायकी थी वो भी रामपुर से उन्होंने अपना अस्तित्व खोया था। तो एक फिर से चुनौती रहेगी समाजवादी पार्टी के लिए। क्या रामपुर का स्वार की जो सीट है, अब्दुल्ला आजम की जो सीट खाली हुई है, क्या वहाँ पे उसको बचाने की एक कोशिश और करती नजर आएगी समाजवादी पार्टी, या फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जिस तरीके से रामपुर में हमने देखा था आकाश ने कमल खिलाने का काम किया था और ऐतिहासिक जीत की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बार फिर से वहाँ पे कमल खिलाने का काम करती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो मनीष, क्या इसका अंदाजा अभी तक लग पाया है कि कौन से वो 2 दल होंगे जिनके बीच में कांटे की टक्कर इन दोनों ही सीट पर देखने को मिलेगी?
देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अगर रामपुर की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। वहां पे आपको देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लगातार पहली बार रामपुर में कमल खिलाने का काम किया था, आपकी बार फिर से एक चुनौती कि स्वार सीट में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाए। और सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्या समाजवादी पार्टी अपनी उस सीट को रिटेन कर पाती है। जिस तरीके से मैनपुरी को देखा था हमने, नेताजी की सीट थी, उसको बचाने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार स्वार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात रहेगी आजम खां का कुनबे को बचाने की। आजम खां अपनी सीट को 2 बार हार चुके हैं, रामपुर पूरी तरह से हार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पे कब्जा कर चुकी है। स्वार में अपने बेटे की जो सीट है, सबसे बड़ा रहेगा कि चयन प्रक्रिया में जो प्रत्याशी होगा वो कौन होगा। क्या अब्दुल्ला आजम के परिवार का कोई प्रत्याशी आ सकता है, या अब्दुल्ला माफ करिएगा आजम खां के परिवार का कोई आ सकता है, उनकी बहू या उनकी वाइफ किसी तरह से चुनाव में आ सकती है, कोई परिवार के सदस्य आ सकता है, या फिर से किसी बारी के ऊपर दावत नजर आएगी समाजवादी पार्टी। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और इस वक्त जब आप लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने दूर हैं, तो अगर आप यहाँ पे जीते तो निश्चित तौर से निकाय और लोकसभा चुनाव में एक अच्छी जीत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं का और आपकी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। तो दोनों पार्टी के लिए चुनौती रहेगी। और मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर पटेल बेल्ट आती है, उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे ज़्यादा चुनौती रहेगी। अपने गढ़ को बचाने की चुनौती रहेगी दोनों जगह। और दोनों पार्टियाँ निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और दोनों में ही कांटे की टक्कर रहने वाली है। जी मनीष, और दोनों ही सीटों पर अगर हम आंकड़ा देखें और ऐसे में अगर समझें तो इस वक्त जनता का मूड किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? खासतौर पर 96 सीट की अगर मैं बात करूं तो विधायक राहुल कोल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। क्या सिंपैथी वोट्स उनके पार्टी को मिल सकते हैं? आप निश्चित तौर से देखिए, देखने वाली बात होगी किस तरीके से, क्योंकि निधन के बाद खाली हुई है। राहुल कौल, उनका निधन हो गया था, उसके बाद ये पार्टी की जो सीट है वो खाली हुई थी। तो निश्चित तौर से एक सिंपैथिक वोट की तरफ आप जा सकते हैं, जाते हुए नजर आ सकते हैं। पर क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जो दूसरा दल होता है, जो राजनीतिक दूसरे दल होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस सीट पर अपने किए गए काम को, अपने प्रत्याशियों को चयन प्रक्रिया से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि किस तरीके से आप चयन प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश का जो भी चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक सिंपैथिक वोट आपका रहता है, आपका सिंपैथिक वोट की जरूर आपकी गणना होती है, पर हर जगह सिंपैथिक वोट नहीं चल पाता। आपने देखा था मैनपुरी में आपका सिंपैथिक वोट चला था, नेताजी थे, बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था, राष्ट्रीय लेवल के नेता थे। पर आजम खां के साथ आपने देखा था रामपुर में, आजम खां ना अपनी सांसदी बचा पाए थे, ना अपना विधायकी बचा पाए थे, खुद थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत इमोशनल कहा भी था, इमोशनली वहाँ पे स्पीचेस भी दी थी, बहुत ज़्यादा अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की थी और कहा था कि ये आजम खां की सवाल है, आजम खां की इज्जत सवाल है। तब भी हमने देखा था अपनी आजम खां अपनी सीट को नहीं बचा पाए थे। तो आपके साथ ही राहुल कौल के निधन के बाद वहाँ की सीट खाली हुई है। हाँ, उनके परिवार का कोई आता है तो वहाँ पे जरूर एक सिंपैथिक वोट की बात रहेगी। पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका क्षेत्रीय समीकरण और साथ ही साथ जातीय समीकरण की जो वहाँ पे आप बैठा लेंगे, पूर्वांचल में सबसे बड़ा देखा जाता है। और मिर्जापुर की जो बात करेंगे तो वो आप पटेल समुदाय के साथ साथ आपका जो ओबीसी वर्ग है वो वहाँ पे आपको जरूर कहीं ना कहीं हावी दिखता है। तो आपको चयन प्रक्रिया, जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाएगी वहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रीय और सामाजिक और साथ ही साथ जाति समीकरण ही उत्तर प्रदेश की जो समझ लेता है, वही उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने की कामयाबी रखता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। और बड़ी खबर आपको बता दें, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल, फिर से बहाल हुई। मोहम्मद फैजल की सदस्यता कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद सदस्यता रद्द हुई थी और अब दोबारा से बहाल कर दी गई है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत रद्द हुई थी सदस्यता और अब लोकसभा सचिवालय की ओर से रद्द हुई सदस्यता बहाल कर दी गई है। कोर्ट से सजा सुनाने के बाद रद्द हुई थी सदस्यता। हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर सदस्यता रद्द हुई थी। लोकसभा सचिवालय की ओर से सदस्यता रद्द की गई थी। और अब एक बार फिर से मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी गई है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, जिनकी सदस्यता दोबारा से बहाल कर दी गई है। कोर्ट से दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदस्यता रद्द की गई थी। और बड़ी खबर, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद
फैजल की सदस्यता बहाल कर दी गई है। एक बार फिर से बहाल हुई है मोहम्मद फैजल की सदस्यता। हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने के बाद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सदस्यता बहाल कर दी गई है मोहम्मद फैजल की। कोर्ट ने दोषी करार दिया था लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को। हत्या के प्रयास में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। लक्षद्वीप के सांसद हैं मोहम्मद फैजल, जिनकी सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी? लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की एक बार फिर से सदस्यता बहाल कर दी गई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के लिए एक राहत भरी खबर जरूर आई है, क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल है वो पार्लियामेंट हाउस की, उनकी ओर से कहने कहीं जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद फैजल की जो याचिका है उस पर सुनवाई भी होने वाली थी इस मामले में। हालांकि इससे पहले ही जो पार्लियामेंट है वहां से एक नोटिफिकेशन आया और कहीं न कहीं उनकी जो सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है। क्योंकि एक हत्या के प्रयास के केस में उन्हें 10 साल की सजा मिली थी, इसीलिए कहीं न कहीं उन्हें अयोग्य करार दिया गया था और हाईकोर्ट ने दोष को स्थगित कर दिया था। और क्योंकि लोकसभा सचिवालय ने आदेश वापस नहीं लिया था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की जो सदस्यता है वो निश्चित रूप से बहाल कर दी गई है। हालांकि अभी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ दलीलें खासतौर पर मोहम्मद फैजल की ओर से दी जाती है। बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि हत्या के प्रयास में पहले दोषी पाया गया था, उन्हें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। कि इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या दलीलें रही होंगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब क्या कुछ दलीलें देते हैं खासतौर पे मोहम्मद फैजल है, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय कोर्ट ने करीब 11 जनवरी को 10 साल की सजा इन्हें सुनाई थी हत्या के प्रयास में। इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि आज सदस्यता बहाल कर दी गई है। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी कहीं न कहीं इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया था। तो क्योंकि कानूनी पूरी प्रक्रिया है, कानून के तहत सारी चीजें होती है, ऐसे में आज कहीं न कहीं लोकसभा की ओर से जो सदस्यता है वो बहाल की गई। तो एक तरीके से जो एनसीपी नेता है मोहम्मद फैजल, उनको एक बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि अब कहीं न कहीं उनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई। क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून में एक प्रावधान है कि किसी भी मामले में, खासतौर पर सांसद और विधायक को किसी मामले में अगर 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आपने देखा हाल ही में राहुल गांधी का प्रकरण किस तरीके से हुआ। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मोहम्मद फैजल को एक बड़ी राहत जरूर मिली है कि उनकी जो सदस्यता है वो फिलहाल बहाल हो गई है। पीयूष, और ऐसे में ये भी जानना दिलचस्प है क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, कोर्ट में क्या कुछ फैसला आया था उनके खिलाफ? देखिए अगर हम बात करें तो मोहम्मद फैजल को केरल हाईकोर्ट से राहत मिली है और मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने उनका कन्विक्शन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव भी रद्द कर दिया गया और कहीं न कहीं जो मोहम्मद फैजल हैं उन्होंने लोकसभा सचिवालय से उनकी संसदीय बहाल करने के लिए सिफारिश की थी। तो अब लोकसभा सचिवालय ने भी उनकी जो सदस्यता है उसको बहाल कर दिया है। ऐसे में अगर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी के मामले में भी कहीं न कहीं ऐसी ही जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो अगर कांग्रेस करती है तो उस तरीके से राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन आज कहीं न कहीं जो एनसीपी नेता है मोहम्मद फैजल, उनको बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि जो मामला चला था, लंबी सुनवाई हुई थी जब स्थानीय कोर्ट में ये मामला चला था और लंबी सुनवाई के बाद कहीं न कहीं 11 जनवरी को 10 साल की जो सजा है वो सुनाई गई थी मोहम्मद फैजल को, खासतौर पर हत्या के प्रयास के मामले में। ऐसे में पूरी तरीके से जो कानूनी प्रयास है वो किए गए थे मोहम्मद फैजल की ओर से और आज ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।